ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बता दें कि वक्फ बिल पर 2 घंटे चर्चा बढ़ाई गई। अब 10 बजे तक होगी वक्फ पर चर्चा। सरकार की ओर से सुधांशु त्रिवेदी देंगे जवाब। तो आज पूरा दिन वक्फ बिल के नाम। बता दें वक्फ बिल पर 2 घंटे चर्चा और बढ़ाई गई। अब रात 10 बजे तक वक्फ पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी देंगे जवाब। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया था और कहा था कि इस बिल पर इतनी चर्चा की जरूरत ही नहीं है। ये बिल मुसलमानों के हित का बिल है, मुसलमान महिलाओं के हित का बिल है और अब इस चर्चा को 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी रात 10 बजे तक होगी वक्फ पर चर्चा। सीएए, 3 तलाक और अब वक्फ बिल, ये ऐसे फैसले हैं जिससे मुस्लिम समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। इन सभी मामलों में मुसलमानों के एक वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला, लेकिन सरकार इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बता रहा है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। इसके प्रावधानों पर विस्तार से विचार किए बिना कई मुस्लिम संगठन आधारहीन आशंकाएं जता रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस बिल से जुड़े मिथकों और वास्तविकताओं को जानना और समझना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मनमानी वक्फ एक्ट, मोदी ने किया करेक्ट, वक्फ की दादागिरी फिनिश। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। विपक्ष वर्सेस सरकार, वक्फ बिल पर तकरार। भाईजान अड़े, कानून क्या सड़क पर तय होंगे? पिछले कुछ समय से वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ इस्लामिक संगठनों के साथ विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ कई जगह मुस्लिमों ने काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम सियासतदानों का तर्क है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बढ़ा रही है। वो इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाई, उसी तरह से वक्फ की मनमानी को खत्म कर इसका फायदा मुस्लिम भाइयों को देना चाहती है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इस बिल का समर्थन कर रहा है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान संसद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बिल उनके लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीएए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज अब साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक हिंदू बनाम मुस्लिम के बारे में नहीं है, बल्कि एक कानून बनाम अराजकता, संविधान बनाम भ्रष्टाचार और भारत बनाम आंतरिक विभाजन है। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की पुरानी सरकार पर हमला बोला और कहा, भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब था खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही, जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है, वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है। वक्फ का मतलब दान होता है। इसके तहत कोई भी शख्स अपनी चल अचल संपत्ति को दान कर सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए यानी जन कल्याण के लिए हो। लेकिन वक्फ बोर्ड के ऊपर इसी आड़ में जमीन कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। अब तक ये कानून था कि अगर किसी की संपत्ति वक्फ की बता दी जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। खासकर वक्फ बोर्ड कानून 2013 संशोधन में वक्फ बोर्डों को जो शक्तियां प्रदान की गईं, तब से विवादास्पद हैं और वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया है। जब का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। संसद में वक्फ बिल पर बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिला। एनडीए के नेता लगातार बिल क्यों जरूरी है ये बताने में जुटे रहे, वहीं विपक्ष लगातार इस बिल में खामियां गिनाता रहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य वक्फ बोर्ड की जमीन है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था, जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है। जो ट्रस्ट
मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच हंसी मजाक का दौर भी देखने को मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जिस पर अमित शाह ने कहा कि बाकी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन परिवार के 5 लोगों में से करना होता है, जबकि बीजेपी में करोड़ों लोग तय करते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्फ बिल का यह संशोधन राज्य वक्फ बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यह अनिवार्य करता है कि शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों में से प्रत्येक से कम एक सदस्य बोर्ड में होना चाहिए। इसका उद्देश्य मुस्लिम आबादी के अलग अलग वर्गों को बोर्ड में जगह देना है, जिससे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। नए और पुराने वक्फ कानून में क्या अंतर है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पुराना कानून, मस्जिद होने पर जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की। नया कानून, सिर्फ मस्जिद से जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। पुराना कानून, वक्फ के दावे पर सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील। नया कानून, ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील। पुराना कानून, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम, इसको चुनौती नहीं दे सकते। नया कानून, ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पुराना कानून, बोर्ड में महिलाओं, दूसरे धर्मों की एंट्री नहीं। नया कानून, बोर्ड में 2 महिलाएं, दूसरे धर्मों के 2 सदस्य होंगे। तुम खुद से कह रहे हो कि सारी संपत्तियां डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं, सारी संपत्तियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारे कागजात तुम चेक कर चुके हो। मुख्तार अब्बास नकवी से लेके तमाम लोगों का बयान है। जब के रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिल आया, उस बिल को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था 2013 में और पास किया था। तो जब तुम एक संशोधन बिल, एक लंबी बहस के बाद बना हुआ बिल पास कर चुके हो, तो फिर तुम क्यों दोबारा ऐसी बातें कर रहे हो? कल उनके घरों की जमीन भी कब्जा होंगी, जो लोग नाच रहे हैं आज। सवाल यह है कि आखिर वक्फ एक्ट में संशोधन क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि 2022 से अब तक देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गईं। इनमें मौजूदा वक्फ कानून में कई खामियां बताई गईं। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं, जिससे सबसे बड़ा तर्क ये है कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले की कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर वक्फ बोर्ड में बदलाव करने का फैसला किया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई हो, चाहे ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे रहा हो, या चाहे नेशनल फैमिली सर्वे हो या नेशनल सैंपल सर्वे हो, इन सब की रिपोर्ट थी कि अल्पसंख्यकों में महिलाओं की स्थिति बहुत, लिटरेसी में बहुत कम है, इस देश के दूसरे लोगों के मुकाबले में दुनिया में सबसे कम है। और
ये था कि इसको बेहतर करना चाहिए। आखिर उस आधार पे ये अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार ने पहल किया। अगर ये सच्चर कमेटी की दुहाई देते हैं तो उसी सच्चर कमेटी को अमल करने के लिए अमेंडमेंट किया गया। और आज इस अमेंडमेंट का डे 1 से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, तृणमूल हो, डीएमके विरोध कर रही, तो वो उसका राजनीतिकरण कर रही है, क्योंकि इसका लाभ सच्चर कमेटी के सुझावों के अनुसार गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम को मिलेगा। क्या है वक्फ संशोधन बिल? 1950 में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए संस्था का गठन। 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1955 में कानून में बदलाव कर हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। 1995 और 2013 में 2 बार वक्फ के कानून में संशोधन हुआ। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है और विपक्ष के सभी सुझाव को भी बिल में शामिल किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने से पहले बैठकों के दौरान कुल 44 संशोधन सुझाए गए, जिनमें 14 संशोधन मंजूर हुए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनकी राय यानी डिसेंट नोट शामिल नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि रिपोर्ट में विपक्षी दलों की डिसेंट रिपोर्ट एनेक्सर में शामिल है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। 2013 में जिस तरह से कांग्रेस ने अपार शक्तियां बोर्ड को देकर अपने चंद लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया था, वही लोग आज विरोध कर रहे हैं और उनका समर्थन विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन हम जनहित में और देश हित में काम करते हैं। आदरणीय मोदी सरकार ने जो जो निर्णय लिए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे धारा 370 हो, और यही अमेंडमेंट 2024 जो वक्फ आ रहा है, ये एक तरीके से हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम वक्फ का आज दिवस होना चाहिए। इसका नाम ये हम रखेंगे कि ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस होगा, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। आज दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के कहना चाहिए कि उनके लिए एक आशा की किरण लेकर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समाज के चंद लोगों ने, चाहे वो धर्मगुरु हो मुस्लिम, चाहे चंद मुस्लिम नेता हो, उन्होंने इनकी संपत्तियों को छीन लिया था, अपने कब्जे में रखी हुई थी, और वही लोग इनसे जबरदस्ती वोट दिलाने का काम करते थे। तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाने वाले लोगों ने उनको पाल के रखा था, चाहे वो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जिसको कांग्रेस ने बनाया था, चाहे अन्य छोटे छोटे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जिनको अपार शक्तियां और वक्फ की प्रॉपर्टियां देकर इन्होंने कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम किया था सपा कांग्रेस ने। आज वही लोग परेशान हैं, वही सड़क पर आपको काली पट्टी बांधे और मस्जिदों में रोते हुए दिख रहे हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजादी दिलाई, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के बंधन से आजाद किया, उसी तरह से वक्फ की दादागिरी भी नहीं चलेगी, क्योंकि मनमानी वक्फ एक्ट को मोदी ने करेक्ट कर दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड पर बीजेपी विधायक जितेंद्र